नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे रोहित वेमुला एक्ट की, जिसे कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार राहुल गांधी की सिफारिश के बाद लागू कर रही है। दरअसल इस एक्ट के बारे में कांग्रेस को जो कह रही है वो उसकी सच्चाई है नहीं। इस एक्ट के जरिए विश्वविद्यालयों में एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी जाति आधारित उत्पीड़न को रोकने की बात की जा रही है, लेकिन दरअसल इस एक्ट के जरिए दलितों के हक पर मुस्लिमों का कब्जा करवाया जा रहा है। रोहित वेमुला नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें दलितों के खिलाफ संस्थानों में हो रहे, खासतौर पे विश्वविद्यालयों में हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए प्रावधान होंगे, और ऐसा इसमें है भी। लेकिन यह प्रावधान जो है सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें दलितों के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों और ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। कुल मिलाकर यदि कहें तो इस एक्ट में अनारक्षित वर्ग को यदि छोड़ दे तो सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। और स्पष्ट शब्दों में यदि साफ करें, स्पष्ट करें तो कह सकते हैं करीब 94% आबादी जो है इस एक्ट में शामिल है। यानी इस प्रावधान का फायदा जो है 94% जो आबादी है उसको मिला है। 6% आबादी को केवल इससे बाहर रखा गया है। इसका एक मतलब यह भी है कि 6% जो अनारक्षित आबादी है, सवर्णों की जो आबादी है, वो 94% आबादी के खिलाफ है, यह बताने की कोशिश एक्ट के जरिए की जा रही है। और उन्हें 6% आबादी से 94% जो आबादी है उसको सुरक्षा दिलाने के लिए इस एक्ट को डिजाइन किया गया, या डिजाइन करने का जो नाटक है वो नाटक किया गया है सुरक्षा का। इस एक्ट के जरिए वोट बैंक की राजनीति की खातिर समाज में ऊंच और नीच की खाई को भी चौड़ा करने का प्रयास किया गया है। अब इसके पीछे छिपे कांग्रेस की मंशा को समझिए। SC/ST एक्ट जो है, और SC/ST के जो अधिकार के संरक्षण के लिए कानून पहले से बने हुए थे, वो SC और ST के एक्ट को और उन्हें सुरक्षा देने के लिए काफी थे, और भी किसी कानून की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुस्लिमों के लिए जो है इस तरीके का कोई एक्ट नहीं था, और वो जो SC/ST एक्ट है उसमें मुस्लिमों को कोई किसी भी तरीके की सुविधा नहीं थी। तो उन्हें अलग से अगर कानून मुस्लिमों को बना करके देना होता तो शायद संविधान इसमें आ रहा था। तो सिद्धारमैया सरकार ने सीधे तौर पे दलितों के हिस्से का जो अधिकार है वो मुसलमानों और ओबीसी में बांट दिया। नाम दलितों का और काम मुसलमानों का। इसी तरीके का लक्षित हिंसा कानून सिद्धारमैया सरकार ने पहले भी लाने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। विश्वविद्यालयों में दलितों को शोषण से रोकने के लिए बनाए गए इस एक्ट में एक बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि यदि मुसलमान ही दलितों का शोषण करे, जैसा कि करते आ रहे हैं, तो फिर वो शिकायत कहां करें, किसके पास जाए, और किस कानून के तहत मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाए। यदि यह जो एक्ट है, रोहित वेमुला एक्ट, यदि सिर्फ दलितों के अधिकार को संरक्षित करती तो शायद इससे दलितों को फायदा भी होता। लेकिन इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को शामिल कर लेने से दलितों के अधिकार को बांट दिया गया है, और इस अधिकार के बंटने से, मुसलमानों के इस एक्ट में शामिल कर जाने से लव जिहाद और धर्मांतरण का खतरा भी बढ़ेगा। रोहित के दलित होने पर सवाल उठाया गया था, जो अब थम चुका है, लेकिन अब उसके नाम से दलितों के अधिकार को मुस्लिमों के बीच में बांटने का यह एक्ट बनाया गया। यह उसकी आत्मा को इस एक्ट के जरिए जो है दफनाया जा रहा है। मुसलमानों के वोट बैंक के लिए दलित रोहित वेमुला की आत्मा की कुर्बानी दी जा रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस मुसलमानों का वोट पाने के लिए दलितों के हक की कुर्बानी दे रही है? रोहित वेमुला एक्ट दलितों के अधिकार का क्या इस्लामीकरण करना है? क्या यह एक्ट दलितों को मुस्लिम अत्याचार से बचाने में सक्षम है? क्या यह एक्ट लक्षित हिंसा कानून की प्रतिलिपि है? और सबसे अहम यह कि क्या इस एक्ट से मुसलमानों को बाहर करके ही दलितों का भला हो सकेगा, और यदि मुसलमान इसमें शामिल रहेंगे तो शायद दलितों का कोई भला नहीं हो पाएगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार आगामी मॉनसून सत्र में रोहित वेमुला विधेयक 2025 को पेश करने जा रही है।
दावा किया जा रहा है कि ये कानून SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले भेदभाव से बचाने के लिए है, लेकिन हकीकत में ये विधेयक एक षड्यंत्र है। दलित हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों को लीगल शील्ड देने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इस विधेयक के तहत सिर्फ सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सभी को विशेष संरक्षण दिया गया है। SC, ST, OBC और मुस्लिम यानी सामान्य वर्ग के हिंदू छात्रों के खिलाफ किसी भी मुस्लिम छात्र की एक तरफा शिकायत पर न सिर्फ केस दर्ज होगा बल्कि जेल की सजा और भारी जुर्माना भी भुगतना होगा, बिना सबूत और बिना सुनवाई के। पहली गलती पर 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना और दोबारा गलती पर 3 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना। इतना ही नहीं, जिस संस्थान में यह भेदभाव हुआ उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी और सीधे पीड़ित को मुआवजा मिलेगा। अब सोचिए, अगर किसी मुस्लिम छात्र ने जानबूझकर सामान्य वर्ग के हिंदू छात्र पर झूठा आरोप लगाया तो क्या होगा? जब तक निर्दोष साबित ना हो जाए तब तक वो छात्र दोषी ही माना जाएगा। कौन देगा उस मासूम छात्र की जिंदगी का हिसाब? साफ है, ये कानून दलितों के नाम पर लाया गया, लेकिन लाभ मुसलमानों को देने की तैयारी है और यही कांग्रेस की अहिंदा रणनीति है। अल्पसंख्यक हिंदू, पिछड़ा वर्ग और दलितों को गठजोड़ बनाकर मुस्लिम तुष्टीकरण करना। 2015 की जनगणना में मुसलमानों को OBC में शामिल करने की सिफारिश और अब रोहिल वेमुला एक्ट में मुसलमानों को विशेष दर्जा, ये कांग्रेस की वोट बैंक की घिनौनी राजनीति का हिस्सा है। सवाल ये भी है कि जब पहले से ही SC, ST एक्ट मौजूद है तो इस नए एक्ट की आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए है ताकि मुसलमानों को SC, ST वाला दर्जा दिया जा सके, उसमें हक का बंटवारा किया जा सके। इस एक्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि मुसलमान छात्र यदि दलित छात्र का शोषण करेगा तो क्या उस पर यह कानून लागू होगा या वही पुराना SC, ST कानून से ही काम चलेगा। इस एक्ट के जरिए कांग्रेस अब हिमाचल और तेलंगाना जैसे अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसे लागू कर सकती है। मतलब देश भर में हिंदू छात्रों को दबाने का लीगल सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस को हिंदू दलितों की चिंता है या सिर्फ मुसलमान वोटों की भूख? क्या कांग्रेस मुस्लिमों के लिए दलितों का भी हक मारना चाहती है? क्योंकि सच्चाई यही है, जो दलित नहीं था उसके नाम पर एक्ट बना और फायदा मिलेगा उनको जो पहले से विशेष दर्जे में। क्या यही है सामाजिक न्याय या कांग्रेस की एक और संवैधानिक साजिश? क्या इसीलिए कानून लाया जा रहा है ताकि हर संस्थान में डर का माहौल बनाया जा सके, ताकि हर सामान्य वर्ग का छात्र हमेशा एक अपराधी की तरह ही जिए? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो रोहित वेमुला एक्ट, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल आप कह सकते हैं, क्योंकि लक्षित हिंसा जो कानून था उसी के तकरीबन सभी प्रावधानों को इसमें रखा गया है और मुसलमानों को शामिल करके जो लक्षित हिंसा कानून के जरिए मुसलमानों को नहीं दिया जा सका था वो इस रोहित वेमुला एक्ट के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस की, वो इसी को इस एक्ट के जरिए जो है स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे सुरेंद्र स्वामी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मधु मुकुल त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेहा धवन जी हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में आदेश भारद्वाज जी से करना चाहूँगा। आदेश जी, इस एक्ट के बारे में आपने भी सुना होगा, राहुल गांधी की सिफारिश पर सिद्धारमैया सरकार ने इसे लागू करने का मन बनाया है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, अब इसमें विधानसभा में पेश किया जाएगा, कानून की शक्ल भी देने की कोशिश की जा रही है इसे। क्या आपको लगता है कि इस एक्ट की ज़रूरत थी या मुसलमानों को जो अधिकार नहीं दे पा रही थी दूसरे एक्ट के जरिए, वो दलितों के नाम पे मुसलमानों को ये अधिकार दिया जा रहा है? मुकेश जी, पहली बात तो ये विधानसभा को अधिकार है और विधानसभा का ये फैसला है, वो इसको अपने हाउस में पेश करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद ये कानून का रूप लेगा और नोटिफिकेशन के बाद लागू हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, छात्रों का शोषण हो रहा है, छात्र जगह जगह धरने प्रदर्शन
अपने कई चीजों के लिए करते हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल उसकी अनदेखी कर रही है और जिसका खामियाजा देश के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। तो उससे निजात दिलाने के लिए वहां की सरकार की ये पहल है। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन चर्चा के बाद ये कानून का रूप लेगा और उसके बाद ये लागू होगा, ताकि बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से उनको निजात मिले जो है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप इसका एक ही पहलू दिखा रहे हैं, उसमें कई चीजें हैं जो है। तो ये किसी जाति धर्म की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रताड़ित होते हैं, उनको प्रताड़ित ना होना पड़े, उनको प्रताड़ना से बच जाए। इसमें जो प्रावधान किया गया आदेश भारद्वाज जी, इसमें आप कह रहे हैं कि भाई दलितों का प्रताड़ना ना हो, मुस्लिमों की प्रताड़ना ना हो और जो ओबीसी वर्ग है उसकी प्रताड़ना ना हो, लेकिन ये सब मिल करके 94% हो जा रहे हैं किसी भी संस्थान में। तो जो बचे हुए 6% हैं वो तो अल्पसंख्यक हो गए, तो उनकी प्रताड़ना के लिए आप कहें जो एक तरीके से 94% लोगों का एक समूह बना रहे हैं जो 6% की प्रताड़ना करेगा। ये कानून जो है छात्रों को प्रोटेक्ट करेगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैनी हो, सबको प्रोटेक्ट करेगा जो है। हमने आपको प्रोटेक्ट करेगा क्या? आदेश भारद्वाज जी के बच्चे अगर होंगे यूनिवर्सिटी में, क्या उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा ये कानून? हमने रेप के संदर्भ में एक पास्को कानून बनाया था और उस पास्को कानून में को सख्त बनाया गया था, सबकी पार्लियामेंट में पेश करके सबकी सहमति से जो है। और उस पास्को कानून के अंदर ये था कि अगर माइनर कोई बच्ची होगी, उसके साथ अगर कोई शोषण करेगा, रेप करेगा, तो वो सबसे पहले जेल जाएगा। लेकिन भारत सारे देश ने उसका समर्थन किया और निर्भया के बाद ये पास्को एक्ट बनाया गया था। लेकिन अभी हमने देखा कि जो हमारी महिलाएं गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनके साथ जब भारद्वाज जी आप फिर से आप चले आए। मैं जिस बात की कर रहा हूं, मैंने पूछा था कि आपके बच्चे अगर आदेश भारद्वाज के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में हो तो क्या रोहित वेमुला एक्ट के तहत उनके अधिकार संरक्षित होंगे? किसी कानून को नहीं मानते, लेकिन फिर भी कानून लोगों को प्रोटेक्ट करता है कि वो जाके अपनी बात कह सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज। ठीक है, नेहा जी हमारे साथ है, नेहा जी जवाब देंगे इसके। नेहा जी, आपने भी इस एक्ट को पढ़ा होगा, आप भी लॉयर हैं, आप भी इस मसले को अच्छे से समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है यह जो एक्ट है, ये एक्ट जो है समाज में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाएगा, या आपको लगता है कि सही में दलितों को जो है ये अधिकार को संरक्षित करेगा? ये देखिए, मैं समझना बहुत जरूरी है और ये विषय जब तक भारतीय जनता समझेगी नहीं, तब तक कांग्रेस का जो गलत नैरेटिव सेट करने का जो विचार है वो नेहा जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा नेहा जी की आवाज जो है ऑडियो जरा सही कराएं। तब तक जो है मैं एक बार मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूँगा। मधु जी, यह जो एक्ट है, ये इसके बारे में आपने भी पढ़ा है, सुबह में भी आपसे चर्चा हो रही थी। क्या आपको लगता है कि ये दलितों के अधिकार में एक तरीके से कहते घुसपैठ करवाई जा रही है जानबूझ के मुसलमानों की? निसंदेह ये जो एक तथाकथित एक्ट ला रहे हैं, वो पहली बात तो मैं एक अनुरोध करूंगा कि जब आप कोई भी गेस्ट बुलाएं तो ये रिक्वेस्ट कर लें कि थोड़ा पढ़ कर आएं और जो सब्जेक्ट मैटर हो उसी पर बात करें। अब विषय आता है कि कांग्रेस की नीयत और उसकी कार्यशैली पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शुरू से कांग्रेस सनातन और हिंदुओं के खिलाफ रही। हिंदू धर्म को या इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए, ये सारा काम शुरू से करते रहे, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के। तो अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस ने देखा कि वो बिल्कुल दरकिनार होती जा रही है, ये सब करने के बाद भी, चाइना के शरण में जाने के बाद भी, तो कांग्रेस ने एक ही चीज सोचा कि केवल हम ऐसा कुछ करें जो केवल मुसलमान की ही वोट हमें मिले। और चूंकि मुसलमानों का वोट इकट्ठा होकर मिलता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए छद्म रूप से, चूंकि केवल मुसलमानों के लिए कानून लाते तो न्यायालय उसको टर्न डाउन कर देता। तो रोहित वेमुला के नाम पर, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा, रोहित वेमुला स्वयं दलित नहीं थे। एनीवे, अब दलित के नाम पर ये एक्ट ला रहे हैं जिसमें सारा का सारा जो एक पक्ष फेवर करना चाहेंगे मुसलमानों का। अब आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया था कि अगर कोई दलित मुसलमान से पीड़ित है
तो एक्शन किसके खिलाफ होगा? दलित के खिलाफ होगा या मुसलमान के खिलाफ? ये आक्रामक होते हैं, सारे गैर कानूनी काम ये करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्ट होगा ही नहीं। जैसे आपको याद होगा कि कम्युनल वायलेंस बिल यही कांग्रेस ला रही थी, और केवल डर के मारे जब समाज में उसका विरोध हुआ तो नहीं लाई। तो ये शुरू से इसकी नीयत रही है, इसकी स्पिरिट रही है, ये ऐसा काम करती है। और मुझे समझ नहीं आता कि इनका जो तथाकथित लीडर है मंदबुद्धि, वो क्या सलाह देता है। अपने आप को रिवाइव करने की बजाय वो खत्म करने का प्रयास करता है। जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो आने वाला नहीं है। मुकेश जी, आप लिख लीजिए, ये 99 से भी डाउन चले जाएंगे अगर ऐसे ही करते रहे, अपने आप को नहीं सुधारा तो। अब ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि 6% वर्सेस 94%, यानी 6% 94% को परेशान करेंगे, 94% को बचाएंगे 6% से। और अभी आपने जितने भी प्रश्न किए, एक भी प्रश्न का अथेंटिक उत्तर हमारे तथाकथित मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दे पाए, जबकि उनको उसी टॉपिक। बिल्कुल, अभी करेंगे, वो जवाब तैयार कर रहे हैं। वो आदेश भारद्वाज जी बहुत पढ़ लिख करके आते हैं, पूरी तैयारी से आते हैं, मैं जाऊंगा उसके पास। लेकिन इससे पहले मैं एक बार सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, आपने पूरी चर्चा सुनी, सभी लोग जो बोल रहे हैं वो भी सुने। एक जो चीज़ इस एक्ट में है जो मुझे लग रहा है मुसलमानों के शामिल करने से के पीछे जो मंशा, कांग्रेस की मंशा क्या हो सकती है, और क्या ये लव जिहाद और धर्मांतरण को कॉलेज के लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे क्या लगता है कि ये बढ़ावा देने की एक कोशिश है पीछे के दरवाजे से? देखिए मुकेश जी, 1947 से आज तक नेहरू गांधी परिवार की एक ही मंशा रही कि ये देश कभी यूनाइटेड नहीं हो, एक नहीं। इसीलिए जब ये आजादी हमें मिली तो लोग कहते हैं देश आजाद हुआ, देश आजाद नहीं हुआ था। देश तो सरदार पटेल ने बनाया। हमारे यहाँ तो 568 रजवाड़े आजाद हुए थे। बिल्कुल, अगर वो भारत में शामिल नहीं होते तो आज भारत में 568 राष्ट्र होते। आप इस बात को समझिए। बिल्कुल। उसके बाद जितने सब कानून बनाए गए, उन सब कानूनों का एक ही मंशा था कि जो बाबर की मजार पे जाके अफगानिस्तान में मत्था टेकते हैं, वो फिर से बाबर का शासन, मुगलई शासन यहाँ लाना चाहते थे। सारे कानून एक के बाद आप देखते चले जाइए, चाहे वक्फ का कानून हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून हो, या कोई भी कानून। अब मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं कि यूपीए के लास्ट वाले शासन में 2009-10-11 में इन्होंने एक कम्युनल वायलेंस बिल बनाया था। और उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था, क्योंकि मैं उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी था भारत सरकार में और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मैटर्स को डील करता था। उस कानून का एक ही पर्पस था कि कहीं पर भी अगर दंगा होगा तो उस इलाके का हिंदू समाज उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये लिखा हुआ था लिखा। और उनको ये साबित करना होगा कि वो गुनहगार नहीं है, उन्होंने दंगा शुरू नहीं किया, वो काम बना नहीं इनका, वो आगे चल नहीं पाया, वो कानून ला नहीं पाए। अब उसी कानून को ये रिवाइव कर रहे हैं इस आड़ में कि शिक्षण संस्थाओं में इसको लागू करके, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं से बाहर देश की जनता पे तो ये कानून ला नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि न तो इनके साथ SC ST है, न इनके साथ OBC है, तो ये वर्ग दो इनके साथ है नहीं। तो इस कानून को ये लागू करेंगे तो इनका कोई समर्थन नहीं देगा। तो ये जो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स राहुल गांधी की हो रही है शुरू से कि देश को खंडित करो, देश के अंदर एक सिविल वार का माहौल पैदा करो, तो उसी की रूपरेखा में ये कानून लेकर के आए हैं। और इस कानून में इन्होंने जब मुस्लिम्स को जोड़ा है तो आप ये समझिए कि वही जो कानून ये चाहते थे कम्युनल वायलेंस का, उसी के कि हिंदू दब जाए, गुलाम बन के रहे और आजाद भारत में भी मुगलई शासन लागू रहे, यही इनकी मंशा है। और उसी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, देखिए जनता ने इनको 3 बार नकारा है। बिल्कुल, इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद ये कहीं सफल नहीं हो पाए हैं। इन्होंने देश दुनिया भर में जाके देश की बुराई करी, देश के कोने कोने में जाकर के देश के लोगों की बुराई करी। इन्होंने ऐसे आदमी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जिसे आप हिंदू कह सकते हैं, लेकिन वो खुद सभाओं में कहता था कि मोदी आ गया तो सनातन का राज आ जाएगा। आप उसको हिंदू मानेंगे क्या ऐसे आदमी को? तो ये सब कोशिशों के बाद अब इन्होंने क्या सोचा आखिरी कि हम यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं, क्योंकि वहां तो नेता होंगे नहीं।
वहां तो SC ST OBC के नेता होंगे नहीं, वहां तो सब छात्र होंगे। तो उन छात्रों में जाकर के ये फूट का बीज बोएं और जिससे वो छात्र आपस में वहां सिर फुटबॉल करें और देश में जो एक ये माहौल बनाना चाहते हैं वो माहौल बने। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये कानून नहीं बन पाएगा, ये सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी बोली हुई बात सच साबित होती है, ये बात भी सच हो। मैं इंटरनल खिलाफत होने वाली जी और इस तरह के कानून, क्योंकि इस कानून का पर्पस जो आपने कह दिया, वकील साहब त्रिपाठी जी बैठे हैं, इन्होंने बता दिया बिल्कुल कि आप एक ग्रुप SC ST, एक ग्रुप OBC, एक ग्रुप मुस्लिम, एक ग्रुप अपर कास्ट, आपने चारों को इस एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है। 94 वर्सेस 6 करने वाले। नहीं, एक बात मैं और कहना चाहता हूं मुकेश जी कि आप गलत समझ रहे हैं कि ये दलित के लिए बेमुला के नाम पे नहीं, बेमुला तो क्रिश्चियन था। बिल्कुल, ये तो मुसलमानों के लिए क्रिश्चियन था ना। बिल्कुल, तो ये क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए कानून लाए हैं, आप इसको दलित से क्यों जोड़ रहे हैं? उसने जो आत्महत्या की थी इसलिए की थी कि क्रिश्चियन होते हुए वो कन्वर्ट था, उसने SC का कोटे का फायदा उठा के एडमिशन ले लिया, जांच में बात सामने आई, वो घबरा गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये आप बेमुला को SC SC मत समझिए, वो तो ईसाई। बिल्कुल, ये बात तो मैंने कहा भी कि वो SC ST नहीं थे और उसका सर्टिफिकेट जो है सरकार ने रद्द कर दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया था सर्टिफिकेट उसका, और ये सबको पता है। और ये बात सही है जो इसमें धर्मांतरण इस बिल के जरिए जो है कोई दलितों को फायदा नहीं बल्कि मुसलमानों को घुसेड़ने की जो है ये कोशिश है। नेहा जी कुछ बोल रही थी लेकिन नहीं, फायदा नहीं, ये तो उनको खत्म करने का है, खत्म करने का। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी आप अपनी बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये नहीं कर पाएंगे। ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स सिर्फ उखड़ जैसे है ना, पानी में बबूले उठते हैं। हाँ बिल्कुल, जनता खुद उन बबूलों को दबा देती है। बिल्कुल, अपने आप भी वो खत्म हो जाते हैं। नेहा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। और सुरेंद्र स्वामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है और मैं भी यही विषय सामने लाना चाह रही थी कि इस विषय को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र स्वामी जी ने अपनी जो बात कही कि ये क्रिश्चियन थे और SC कोटे में इन्होंने एडमिशन लिया था, मैं यही बात रखना चाह रही थी कि देश के लोगों को इस विषय में पूरा ज्ञान होना, पूरा पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस का हमेशा दोगला चेहरा नजर आया है दो तरफ से। एक, हमेशा से इनका हिंदू विरोधी चेहरा और मुस्लिम और क्रिश्चियंस के प्रति इनका जो समर्थन वाला व्यवहार है वो हम आज देश के बच्चे के सामने आ चुका है। और दूसरा जो दोगला चेहरा है वो ये है कि दलितों और किसानों को लेकर मरा हुआ सांप अपने गले में लपेटकर इनको चलना ही चलना है। कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा अगर रिजॉल्व भी हो चुका है तो ये उसको मार नहीं सकते हैं, उसे मरा हुआ घोषित नहीं कर सकते, ये उसे जीवंत रखेंगे। और रोहित वेमुला जो अभी बिल ला रहे हैं, ये बिल वही मरा हुआ सांप है, इस विषय को ये जीवंत रखना चाह रहे हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, देखिए चमड़ी बदल दी। इन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। जब इनकी खुद की तेलंगाना की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार 2023 में बनती है और मई 2024 में जब ये केस होता है तो खुद की कांग्रेस सरकार इनकी उस केस की ये घोषणा कर रही है कि रोहित वेमुला जो है वो SC कोटे से नहीं आते थे, दलित नहीं थे, और उन्होंने वो केस बंद कर दिया। खुद रिपोर्ट पेश की। अगर ऐसी रिपोर्ट किसी भी ऐसे राज्य से आती जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो शायद आज पूरे देश में आगजनी और पता नहीं क्या क्या योग करा देते होते। लेकिन राहुल गांधी, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा मधुमूकर जी ने भी कहा कि पता नहीं ये अपने इनके नेतृत्व में चल रहे हैं, जबकि इनकी सोच और विचार में कहीं भी समझदारी की बात नहीं झलकती है, एक राजनेता की बात नहीं झलकती है, एक सामाजिक व्यक्ति की बात नहीं झलकती है। ये देश को हमेशा तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक जो प्रावधान जी, एक जो चीज इसमें है, मैं आदेश भारद्वाज जी के पास जाऊंगा। आदेश जी, इस एक्ट में एक चीज साफ नहीं, जैसा कि मधु जी ने भी कहा कि अगर मुसलमान जो है अगर कोई प्रताड़ना करता है दलित लड़के के खिलाफ या दलित छात्र के खिलाफ तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो उसमें कार्रवाई किस पे होगी, मुस्लिम पे होगी, मुस्लिम छात्र पे होगी या दलित छात्र पे होगी, किस पे होगी? आपकी आवाज अनम्यूट करें सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। आदेश जी अनम्यूट करें पहले। अनम्यूट ही है मुकेश हाँ जी, अब आ रही है। हाँ आ रही है जी। मुकेश नेहा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। नेहा जी आपकी आवाज आ नहीं रही है जी। कानून में प्रोविजन है कि जो दोषी है, जी नेहा जी मैं आ रहा हूँ।
पीड़ित शिकायत करता है और दोषी के खिलाफ एक्शन होता है, जांच होती है, तरीका है, तो उसके तहत किया जाता है। और मैं सुरेंद्र स्वामी जी का आदर करता हूं कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, तो कम से कम उनके अंदर ये साहस है कि ये अगर कानून गलत है तो ये नहीं बन पाएगा। तो मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस कानून के तहत ही, जो भारत का 400 से ज्यादा आर्टिकल का कानून है, जो 1950 को लागू हुआ, उसी के तहत उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस और ये साहस है कि अगर ये गलत है तो नहीं बन पाएगा। ये इस कानून की खूबसूरती है। और लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज छात्रों के साथ अनदेखी हो रही है। स्वामी जी कहां से पढ़ के आए हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन या तो अंग्रेजों का बनाया हुआ स्कूल होगा या कांग्रेस के समय का बनाया स्कूल होगा, और आज वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। लेकिन आज योगी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने ये कर दिया है कि जो बात करते थे मदरसों को बंद करने की, वो हिंदुओं के लिए 5000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं। सीतापुर के अंदर 51 बच्चों आदेश भारद्वाज जी, आपसे जिस विषय पे कहा जा रहा है उसी विषय पर आप बार बार अपना विषय बदल लेते हैं बार बार आप। मैंने जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा कि अगर इस एक्ट के तहत, रोहित वेमुला एक्ट के तहत, अगर मुसलमान किसी दलित छात्र की प्रताड़ना करता है तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? मुसलमान भी पढ़ते थे और सारे लोग पढ़ते थे। 607 इंदिरा गांधी जी ने सर्वोदय विद्यालय खोले, 576। तो भाई तो वैसा ही सर्वोदय विद्यालय खोलिए ना आप कर्नाटक में। आप ये एक्ट क्यों ला रहे हैं भाई? आपकी सरकार वहां खोल लीजिए ना ऐसा ही विद्यालय। बच्चे को किसी भी जाति में और किसी भी धर्म में पैदा हुआ, उस पर अवसर प्राप्त किया, आज इस अवसर को छीना जा रहा है। ये अंतर है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो त्रिपाठी जी, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कम से कम आप वकील बने और बच्चों के लिए मौका दीजिए। सरकार को कहिए कि भाई स्कूल चालू करे, यूनिवर्सिटी में। अरे आप अपने कांग्रेस शासित राज्यों में तो स्टार्ट करा दीजिए पहले। आज सारे स्कूलों को प्राइवेट की तरफ किया जा रहा है। सारी यूनिवर्सिटियों को कहीं ना कहीं ऐसा किया जा रहा है कि लोग अपने बच्चों को कर्जा लेके पढ़ा भी नहीं सकते। कितनी महंगी शिक्षा। ठीक है, लेकिन आदेश जी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उस पर आप नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आदेश जी, उस पर तो बात कीजिए। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो दीजिए। आदेश जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए आप। इंदिरा गांधी जी ने सर्वोदय विद्यालय। अरे आप तो बिल्कुल घर से याद करके आ गए। सवाल कुछ ही पूछो, जवाब वही देंगे हम। ठीक है, चलिए मधु मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मधु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें जी। मैं कह रहा हूं, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। कांग्रेस की प्रवृत्ति और प्रकृति रही है कि वो कभी तथ्यों पर नहीं जाएगी। और दूसरे भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जॉर्ज सोरोस परेशान है, उसका पैसा भी अब नहीं है। चीन भी परेशान है जो इनका आका है। तो अभी क्या करेंगे? देश को तोड़ने को और देश को, लोगों को आपस में लड़ाने का ही काम कर सकते हैं। इस अलावा इनके पास कुछ है नहीं। आप देखें संविधान में जितने संशोधन हुए हैं, एक आदमी एक किताब लेके घूमता है, उससे जैसे इतना बोल रहे हैं राजनीति पर, हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, उससे पूछे उसने पढ़ी है वो किताब? बिल्कुल नहीं। जितने संशोधन, जितना संविधान के साथ बलात्कार कांग्रेस ने किया है, मुझे समझ नहीं आता जुडिशरी क्या कर रही है। प्रियम्बल नहीं चेंज हो सकता है। श्रीमान सुरेंद्र स्वामी जी हैं, वो जानते हैं प्रियम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म लाया। केवल एक लक्ष्य था कि देश को कैसे तोड़ा जाए, देश की अस्मिता को कैसे खराब किया जाए। किसी भी महापुरुष सोचिए, देश की अस्मिता को खराब करने के लिए पहले से एजुकेशन को खराब करते रहे हैं। इनके पहले शिक्षा में जितने शिक्षा मंत्री रहे हैं मदरसे वाले रहे हैं, और उन्होंने पूरे मदरसों की पढ़ाई लाके दी। महान कौन? अकबर जो अय्याज था। महान कौन? औरंगजेब। महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया, शिवाजी को नहीं पढ़ाया, पेशवा बाजीराव बल्लाल। ठीक है सर, आप लोग भी विषय से आप लोग बाहर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इस एक्ट पे बात करें, इस एक्ट के प्रावधानों पे बात करें। और जी मैं उसी पा रहा हूं। इनकी प्रवृत्ति और प्रकृति केवल देश को तोड़ने की है, देश में विघटन पैदा करने की है, जिससे दूसरे लोगों का फायदा हो। इसलिए ये बिल ला रहे हैं। इसका कोई भी लेना देना नहीं है दलित से। केवल एक पक्ष को, एक इस्लाम को, इस्लामिस्ट को, उस को मानने वालों को प्रश्रय देते रहे हैं। मुझे भी डाउट हो रहा है कि हिंदू रोहित वेमुला का हक जो है मुसलमानों को देने की तैयारी है। हालांकि रोहित वेमुला जो है
दलित कहा जा रहा, दलित में नहीं, उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था, क्रिश्चियन हो गए थे वो, और क्रिश्चियन के नाम पे जो है उनको आरक्षण मिला, इसी आधार पे उनको दलित का आरक्षण जो उनसे छीन लिया गया था। मैं एक बार सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना। सुरेंद्र जी, ये जो SC/ST एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा है, SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ जो कन्वर्टेड मुस्लिम या कन्वर्टेड क्रिश्चियन को मिल रहा है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठी है और उसको भी बदलने की कोशिश, जो धर्म परिवर्तित कर चुके हैं उनको इसका लाभ ना मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस एक्ट के जरिए उसे भी नज़रअंदाज किया जा रहा है और वैसे कन्वर्टेड लोगों को भी दलितों में शामिल करके दलितों के अधिकार दिए जा रहे हैं? नहीं, दलितों के अधिकार नहीं, आप इसको मिक्सअप मत कीजिए। देखिए, जो ईसाई धर्म है वो, ईसाई तो शुरू से बहुत चालाक थे ना। राजाओं से वादा किया, आपके गोद लिए बेटा कोई बात नहीं, इसको गद्दी पे बिठा देंगे। जैसे ही समझौता हुआ, वो मरा, उसके बेटे को गद्दी पे नहीं बिठाया। तो ये तो पीठ में छुरा भौंकने वाली कौम है। तो ये क्या करते हैं, आप भी मुकेश जी सावधान रहिएगा कि नाम नहीं बदलते ये। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम में तो कम से कम जो मुसलमान बनता है वो नाम बदलता है, ईसाइयों में नाम ही नहीं बदलते। वो मुकेश ही रहेंगे और पता लगा आपको कि वो तो ईसाई हैं। बिल्कुल। तो इनका पर्पस सिर्फ एक है कि चूंकि बेमुला की SC की मोहर लगी, देश में इतना बड़ा देश है, लोगों को अभी तक पता नहीं, और वो ईसाई है अब ये, तो उसकी आड़ में बेमुला को आगे करके वो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कम्युनल वायलेंस बिल, जिसका मकसद था कि हिंदुओं को उनके दबाया जाए, मुस्लिम लोगों से द्वारा इनको दबाया जाए, ये अपनी गर्दन उठा के नहीं चल सके, वो कम्युनल वायलेंस बिल था। और उसी बिल को ये उसमें SC/ST OBC का नाम जोड़ करके और उस बिल को इस फॉर्मेट में अब शिक्षण संस्थाओं में ला रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि कर्नाटक में लागू कर दें। अगर इनमें हिम्मत है तो ये जो बेमुला एक्ट लाया, ये संस्थाओं में क्यों लगा रहे हैं? आप ये एक्ट लगा के दिखाइए कर्नाटक में, क्योंकि वहां जैसे ही बाहर आएंगे, जनता है, नेता है, वो इनके साथ नहीं है, वहां पे युद्ध छिड़ जाएगा। तो इन्होंने बच्चों को टारगेट किया है कि इनको आपस में लड़ाओ। बच्चों को जब आप लड़ाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में आप इस तरह का गदर फैलाएंगे, तो देश के अंदर एक इतना माहौल खराब होगा कि पढ़ने वाले बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे से नफरत करते हुए निकलेंगे। और इनको सत्ता नहीं चाहिए। जो ये त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई ये कैसे करते हैं, इनको सत्ता नहीं चाहिए। इनको मालूम है कि गांधी नेहरू परिवार की लीडरशिप में केंद्र में कभी इनकी सरकार नहीं आएगी, जिंदगी भर नहीं आएगी जब तक ये परिवार है। और ज्योतिषी भी कह चुके हैं, हम तो राजनीतिक रूप से कह रहे हैं। तो इनका एक ही काम है, इस देश को तोड़ो, इस देश को कमजोर करो, आर्थिक रूप से कमजोर करो, सामाजिक रूप से कमजोर करो, और जो है बॉर्डर पे इनको कमजोर करो। और चाइना, बताइए, भारद्वाज जी यहाँ बैठे हैं, चाइना से इनकी एक 2008 की संधि है, MOU, आप उसको क्यों नहीं बताते? उसमें क्या लिखा है? अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे जैसा आदमी तो ये सोचेगा ना कि वो दलाली की संधि है, उनके ये यहाँ पर बन के बैठे हुए हैं एजेंट। और चाइना को चूंकि मोदी राज में खबर नहीं दे पा रहे हैं, तो रोज चाइना करते हैं कि उकसाने से शायद मोदी जी बोल जाएं कि मेरी क्या पॉलिसी है। अदरवाइज आप बोल दीजिए कि भाई हमारी ये MOU देख लो, डाल दो कांग्रेस की वेबसाइट पे। क्यों नहीं डाल रहे हैं ये? इन्होंने जो तुर्की में ऑफिस बनाया, तुर्की में जो ऑफिस बनाया, बताएं कि वहां तुर्की में क्या कांग्रेस है, वहां किस लिए ऑफिस बनाया है, वहां कितने हिंदू हैं। तो ये सब छोड़िए, ये जो लीडरशिप, अब देश का हर नागरिक ये समझ चुका है कि ये लोग देश के नहीं हैं, इस देश की पैदाइश भी नहीं है। लोगों को तो अब शक होने लगा है। और ऐसी स्थिति में ही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सत्ता में नहीं आएंगे, तोड़ने का काम करेंगे, और ये कभी सफल नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 12-13 साल से, अभी इन्होंने कितनी कोशिश की, 2024 के चुनाव में भी कितनी कोशिश करी, बिल्कुल किस तरह की इन्होंने राजनीति करी, किस तरह के इन्होंने अपशब्दों। और अभी आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर का हाल देख लीजिए। ये हाल, ये पूछते रह गए कि हमारे कितने रफेल गिरे, कितने जेट, अब क्यों नहीं पूछ रहे? आप बताइए क्यों मुंह चुप हो गया? आदेश भारद्वाज जी बताएं, क्योंकि इतने ये करेंगे। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी पे बात कर रहा था, बच्चों के बात कर रहा था। हमारा एक्स गार्ड उनसे लगा हुआ था। जी, मैं नेहा जी के पास एक बार जाना चाहूंगा।
नेहा जी एक चीज बताइए, ये जो एक्ट, अगर अभी तो हालांकि एक्ट लागू नहीं हुआ, अभी तो एक्ट है ये, अगर ये ऐसे लागू हो गया तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन 4% बच्चों के या 6% बच्चों की अधिकारों का, या वो किस तरीके से डर डर के पढ़ेंगे वहां पर, कि अगर किसी से जो साथ में बैठा हुआ बच्चा है, अगर उसके साथ बात हुई, अगर मोटरसाइकिल के लेकर के ही चर्चा हो गई, किसी चुटकुले पे ही बातचीत हो गई, उसमें अगर कुछ भी मुंह से निकल गया कि तुरंत उस पर वो एक्ट लागू हो जाएगा, तो पूरा जो बच्चे, जो 6% बच्चे हैं जो जिनको ये आरक्षण से बाहर रखा गया, उनका पूरा ध्यान तो है जो उस एक्ट से बचने पे ही लगा है, वो पढ़ेंगे क्या वो? नेहा जी आपकी आवाज नहीं, अनम्यूट करें मैम जी। जी आ रही है जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें एक बार आप नेहा जी। अच्छा, आपका फोन करें। यही सवाल मैं एक बार चाहूंगा आदेश भारद्वाज जी और मधु मुकुल दोनों जी से। आदेश जी, क्या लगता है कि जो 94% को तो आपने आरक्षण दे दिया, उनको प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन जो ये 6% बच्चे हैं उनको किस तरह, अब तो वो अल्पसंख्यक हो गए उसी यूनिवर्सिटी में आरक्षण के कारण, तो उनके अधिकारों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे आप? मुकेश जी, कानून की खूबसूरती ये है कि लोगों के अंदर से डर निकालता है और जो गलत होते हैं उनके जाएंगे और उनको पीटेंगे वहां पे कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा एक मैं आदरणीय सुरेंद्र स्वामी जी का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस है, तो स्वामी जी, तुर्की में जिस पत्रकार ने बताया था उसने माफी मांगी है, वो भी देख लें आप जरा। झूठ का प्रचार ना करें, आप तो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। भारत सरकार, अरे आपने अपनी तरफ से आपने खंडन किया है क्या? आपने खंडन किया है? माफी मांगी है। नहीं, पत्रकार ने माफी मांगी, आप कहिए ना मेरा नहीं है। खंडन किया है क्या? आप तो खबरों से बच के रहे, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। हमारा जब पाकिस्तान के साथ हमारा ये चल रहा था युद्ध जो है, उस वक्त मीडिया ने ये कहा था, डिफेंस ने ये कहा था कि मीडिया ये झूठे प्रचार को बंद करे, वो भी आप देख लें। और जो हाफिज सईद को हवाई जहाज से छोड़ के आए थे, वो भी आप देख लें। हमारे पे दोष गिनाते हैं, हाफिज सईद को कौन छोड़ के आया था, बताएं आप। चलो सर, ठीक है, आप हमेशा, आदेश जी आप हमेशा जो है ना बगल वाला ट्रैक पे चले जाते हैं। आप जिस ट्रैक पे चर्चा हो रही है उसे भी कीजिए। नेहा जी जुड़ गई एक बार फिर से। नेहा जी गए, नेहा जी कैसे करेंगे, उन बच्चों को संरक्षण कैसे देंगे आप जो अल्पसंख्यक हो गए हैं अपने ही यूनिवर्सिटी में? आपकी बात में भी वही चिंता नजर आ रही है और पैनल पर बैठे बाकी 3 लोग भी इस बात से सहमत है कि 94 वर्सेस 6 होगा तो उस शिक्षण संस्थान में 6% माइनॉरिटी बन जाएंगे और उन माइनॉरिटी के जो वो है राइट्स हैं उसको कहाँ पर कौन शिकायत करेगा? अगर उनके खिलाफ उत्पीड़न हुआ तो कौन शिकायत करेगा, कहाँ शिकायत करेगा और उनको क्या न्याय मिलेगा या नहीं, इस बात पर कांग्रेस का कुछ नहीं कहना है। और अभी बात हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर को विफल बताने की बात, ऑपरेशन सिंदूर और राफेल पर प्रशंसन लगाने की बात तो छोड़िए, अभी उदित राज जी ने जो आज हमारे शुक्ला जी जो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर आए हैं, वहां पर भी दलित होने चाहिए या दलित का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस बात को भी क्या भारद्वाज जी एंडोर्स करेंगे आज इस मीडिया पर बैठकर, नेशनल मीडिया के सामने? पता नहीं किन किन बातों में इन्होंने आपको पता है आज को उठाकर रखा है। चाहे मुस्लिम समुदाय को बहुत ज्यादा अधिकार देने की बात हो, लेकिन अब बात है युवाओं की, छात्रों की और शिक्षण संस्थानों की, जहां पर पहले भी इन्होंने एजुकेशन को जो नीति थी उसको खराब करके जो युवाओं को एक डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ने का काम किया, वहां पर राजनीति करके देश को बांटने का काम किया, देश के युवाओं के बीच में अमीर गरीब का फर्क और जातिगत भेद उत्पन्न करने की बात की। तो मैं कहूंगी कि रोहित वेमुला अब बिल को लाकर, चाहे वो कर्नाटक को लिखना राहुल गांधी जी का और चाहे हिमाचल की सरकार को लिखना, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि राहुल वेमुला को जातिगत उत्पीड़न के, दलित उत्पीड़न का पोस्टर बॉय तो बना दिया, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है वो आज भारत देश के हर युवा को समझने चाहिए और हर भारतवासी को समझनी बहुत जरूरी है। आज भारद्वाज जी से भी ये बात मैं पूछना चाहूंगी कि हर किसी बात पर प्रश्न उठाने वाले लोग क्या आज इस बात पर प्रश्न नहीं उठा रहे कि राफेल पर मिर्ची लगाने वाले नेता के खिलाफ आप बयान क्यों नहीं देते और उदित राज जी जैसे नेताओं के खिलाफ बयान आप क्यों नहीं देते हो?
क्यों कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी रहती है? क्यों कांग्रेस उन लोगों के समर्थन में खड़ी रहती है जो मुस्लिम के अधिकारों की बात को करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के खिलाफ कोई अपराध होता है, हिंदू बेटियों की इज्जत तार तार होती है, हिंदू बेटियों के साथ गैंगरेप किया जाता है, देश में आपराधिक घटनाएं होती हैं, चोरी डकैती चैन स्नैचिंग से लेकर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, पहलगाम की घटना में आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं खड़े थे? मुकेश जी, एक बात मैं यहाँ पर जरूर चर्चा करना चाहूंगी। कल मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शशि थरूर जी का एक इंटरव्यू सुन रही थी। उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर को जब हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने भारत देश की बात को रखने का मौका मिला और मैं इसके लिए तुरंत तैयार हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता होना बहुत जरूरी है। वहां पर राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होना एक बात अलग है, लेकिन जब हम भारत बनकर वहां जा रहे हैं तो उस विषय में हम सब भारतीय एक हैं। लेकिन शशि थरूर के खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी हुई। किस तरह की विचारधारा के साथ कांग्रेस देश में कौन सी नई राजनीति की परिपाटी लिख रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। और आज राहुल गांधी, बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर सुरेंद्र स्वामी जी ने कि राहुल गांधी और मधुकुल जी ने भी कही कि राहुल गांधी आगे बढ़ने की बजाय गड्ढे में गिर रहे हैं जहाँ से उनके लिए उभर पाना बड़ा मुश्किल है। और भारद्वाज जी जैसे लोग, आदेश भारद्वाज जी जैसे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत भाई तो उनकी मजबूरी है, उस पार्टी में है, प्रवक्ता है, तो उनको तो समर्थन करना पड़ेगा ना। नेहा जी आपको भी आपकी पार्टी की नीतियों का समर्थन तो करना पड़ेगा। अब इनकी पार्टी की नीति ही वही है, तो ये क्या करेंगे, इनकी मजबूरी है। आदेश जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन गलत पार्टी में फंसे हुए हैं, हमें भी पता है। फिलहाल क्या है नेहा जी को ज्वाइन कर लें, इसमें मजबूरी कुछ नहीं। ठीक है, आदेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आदेश जी हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, आखिरी कमेंट जी आदेश जी। मैं तो सिर्फ स्वामी जी की बात का अनुरोध जवाब देना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या कहा देश के बारे में, हमने क्या कहा और मोदी जी ने क्या कहा, वो सुन ले जरा। अरे हम लोग सब जानते हैं सर, ऐसे मोबाइल पे सुनने की जरूरत नहीं है, हम लोग लाइव सुन लेते हैं। जब वो बोलते हैं तो हम लोग लाइव सुन लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बता दीजिए कि ये मुकेश जी, मैं ये जवाब देना चाह रहा था कि आप घबराइए मत, ये 6 बनाम 94 नहीं होगा, ये 80-20 चलेगा यूनिवर्सिटीज में। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये कितनी ही कोशिश कर लें उस कम्युनल वायलेंस बिल को लाने की, अब समय बदल गया है। बिल्कुल सही कहा, 80-20 ही चलेगा और ये 80-20 ही चलना चाहिए। 96-4 94-6 करने की जो कोशिश की जा रही है ये नहीं चलेगी और 80-20 की ही लड़ाई रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास समय की कमी है। नेहा जी प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा जी आपका, आदेश भारद्वाज जी आपका, मधुमुकुल त्रिपाठी जी आपका और सुरेंद्र स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा की। और आपने जैसा कहा कि ये लड़ाई जो है 94 वर्सेस 6 करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये जो 80-20 की लड़ाई है यही रहेगा और ऐसा रहेगा तभी जो है इसका सही तरीके से जवाब भी दिया जा सकेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।